और हम संगम प्राइम में आगे बढ़े इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना के करीमनगर में हुई डकैती के मामले में तेलंगाना पुलिस ने यूपी एटीएस से संपर्क साधा है। बिजनौर से भागे आतंकियों पर इस डकैती का शक है। ये डकैती बिजनौर में हुए धमाके से पहले अंजाम दी गई। तेलंगाना पुलिस अपने साथ बिजनौर से मिले सीसीटीवी फुटेज ले गई। इस समय बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजनौर में जो बीते दिनों ब्लास्ट हुआ था, मध्य प्रदेश से सिमी के ये आतंकवादी थे जो भाग गए थे और बिजनौर में लंबे समय से रह रहे थे। अब यह खुलासा हुआ है कि एमपी की जेल से फरार होने के बाद ये सीधे उत्तर प्रदेश आए, ऐसा नहीं है। ये पहले तेलंगाना गए, वहां डकैती इन्होंने मारी और उसके बाद किसी समय ये उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए, बिजनौर में दाखिल हुए। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या लीड्स आ रही है आपके पास? देखिए शेखर, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें बाईं तरफ जो मोटरसाइकिल से 3 लोग भाग रहे हैं, ये वो आतंकवादी हैं। बिल्कुल साफ साफ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये वही फुटेज है जो तेलंगाना की करीमनगर पुलिस को यूपी एटीएस ने मुहैया कराए हैं और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि करीमनगर में जो डकैती पड़ी थी एक दुकान में, वो इन्हीं लोगों ने डाली थी। क्योंकि वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे। इस क्लू पर उन लोगों की जब पहचान की गई तो तमाम छानबीन के बाद फिर उत्तर प्रदेश एटीएस से संपर्क साधा गया और ये पता लगा कि हो सकता है कि ये वही लोग हैं। तो करीमनगर की पुलिस यूपी एटीएस से आज आकर के वो ये फुटेज लेके गई और जो इस पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और उसके बाद वहां जाके फिर तस्दीक की जाएगी कि ये वही लोग हैं या कोई और हैं। ये शक है कि ये लोग करीमनगर भी गए थे और वहां डकैती डाली थी। उसके बाद बिजनौर आए हैं और बिजनौर में एक हादसे के बाद फिर ये लोग यहाँ से भागे हैं। तब सबको पता लगा कि ये लोग वही है जो खंडवा की जेल से भागे थे। तो अब जहां अभी तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एटीएस इनको तलाश कर रही थी, अब ये भी सामने आया है कि तेलंगाना पुलिस को भी इन लोगों की तलाश है। विवेक, सूचना ये भी है कि आईबी ने अलर्ट जारी किया है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में है। लिहाजा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह की मुस्तैदी या अलर्टनेस आप देख रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर अगर अलग जगहों से भी आपके पास सूचनाएं आ रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस तो अलर्ट है। ये बात सही है कि इनपुट आया है कि उत्तर प्रदेश में भी इनका मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये दरअसल पूरे देश में है शेखर। खासतौर से महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली, ये 3 प्रदेशों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है जहां पर आईबी ने अलर्ट दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक बार ये लोग आ चुके हैं तो हो सकता है दोबारा से कोई वारदात करने की कोशिश करें। लेकिन जो मुख्य रूप से अलर्ट जानकारी में आया है वो महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक के लिए है। बहुत शुक्रिया विवेक इन जानकारियों के लिए और इन तस्वीरों के लिए। आप भी इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। अगर आपके आसपास इस तरह के शख्स घूमते हुए पाए जाते हैं, आपको लगता है कि ये संदिग्ध हो सकते हैं, तो आप तत्काल अपने पास के पुलिस थाने को इन्फॉर्म कर सकते हैं। 100 नंबर पर आप इसकी इत्तला कर सकते हैं ताकि किसी भी तरह से इनके मंसूबे कामयाब न होने दिए जाएं। अब इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लीजिए। ये वही आतंकवादी हैं जो मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से फरार हुए थे और बिजनौर में हुए धमाके के बाद इन आतंकियों का खुलासा हुआ और अब इन 5 आतंकवादियों के बारे में आईबी ने अलर्ट जारी किया है। 1 अक्टूबर 2013 को खंडवा जेल की 14 फीट की दीवार फांदकर 5 आतंकी अबू फैजल, आबिद मिर्जा नाम का कैदी फरार हुआ। अबू फैजल को एटीएस ने दिसंबर 2013 में बड़वानी के सिंधवा से गिरफ्तार किया। 12 सितंबर 2014 को बिजनौर में हुए बम धमाके में इन 5 आतंकवादियों के हाथ होने के सबूत मिले। 5 पर जून 2011 में पुलिसकर्मी की हत्या की कोशिश, बैंक डकैतियों और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप है। हम आपकी पहचान उन आतंकियों से कराते हैं जिनके बारे में आईबी ने अलर्ट जारी किया है। 7 आतंकी हैं। अक्टूबर 2013 को एमपी की खंडवा जेल से फरार हुए। 5 अभी भी फरार हैं, आजाद हैं वो। आबिद मिर्जा, जिस दिन सारे आतंकी फरार हुए उसी दिन सर्वोदय कॉलोनी से पकड़ा गया। अबू फैजल 24 दिसंबर को बड़वानी जिले के सिंधवा से एटीएस ने कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। अब उन 5 के नाम बताते हैं जो फरार हैं। अहमद रमजान फरार है, असलम अयूब फरार है, जाकिर बदरूल फरार है, मोहम्मद एजाजुद्दीन फरार है, शेख महबूब फरार है।
कभी कभी कुछ बातें जहन में बड़ी हलचल पैदा करती हैं। हम आपको जो खबर बताने वाले थे वो नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर यादव सिंह और उसके जो और साथी हैं उन सब से जुड़ी हुई थी, इसमें दो राय नहीं है, वो अभी भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमने ये आतंकवादियों की आपको बात बताई। ये आतंकवादी वो आतंकवादी हैं जो दरअसल सीधे सीधे जान पर हमला करेंगे। इनका मकसद दहशत फैलाना है, इसके अलावा इनका मकसद और कुछ नहीं है। ये अलग अलग तरीके से चोरी डकैती हत्या वगैरह वगैरह करते हैं और उसके अलावा हिंदुस्तान में कैसे अराजक स्थिति बनी रहे, ये इस तरह के आतंकवादी हैं। यादव सिंह जैसे लोग दूसरी तरह के आतंकवादी हैं, ये आर्थिक आतंकवादी हैं और जिस तरीके से ये हमला करते हैं हम पर, आप पर, पूरे समाज पर, 125 करोड़ का हिंदुस्तान इनकी वजह से तबाह होता है। आम आदमी जो गरीब है वो गरीब रह जाता है, जिसकी जेब में पैसा जा रहा है उसकी जेब में और ज्यादा तेजी से जाता है। ये ऐसे आतंकवादी हैं जिनकी काली कमाई इनको लगता है कि ये विदेश में जाकर के जमा कराए। इन्होंने अपने धन साम्राज्य को बड़ा विस्तार दे दिया। हकीकत यह है कि यह बहुत संभव है कि वही काला धन इस तरह के आतंकवादी कहीं से हासिल करके और हिंदुस्तान में बम फोड़ते हों। ये नोट फोड़ते हैं, वो बम फोड़ते हैं। श्री संगम की मुहिम का असर, नप गए यादव सिंह के करीबी, कई और की बारी। अरबपति इंजीनियर यादव सिंह के काले कारोबार से जुड़ी परतें जैसे जैसे बेनकाब हो रही हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर शिकंजा और कसता जा रहा है। एक के बाद एक खुलासों ने जहां यादव सिंह की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो वहीं अब उसके करीबियों पर भी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नोएडा अथॉरिटी में तैनात प्रोजेक्ट इंजीनियर और अकाउंटेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेंद्र और अकाउंटेंट प्रदीप शर्मा को ताजा कार्रवाई में सस्पेंड किया गया है। इनमें रामेंद्र, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर तैनात था, यादव सिंह के हर ठेके में उसके दस्तखत होते थे। पिछली बार 954 करोड़ के घोटाले में यादव सिंह के साथ साथ रामेंद्र पर भी केस दर्ज हुआ था। यादव सिंह ने अपने साथ रामेंद्र को भी बचाया था। बताया जा रहा है कि आयकर के छापे के दिन भी रामेंद्र अगले दिन दिए जाने वाले ठेकों की लिस्ट लेकर यादव सिंह के घर पहुंचा था। रामेंद्र के पास मिली लिस्ट को आयकर विभाग ने जब्त किया था। यादव सिंह रामेंद्र के जरिए ही ज्यादा ठेकों की लिस्ट जारी करता था, यानी रामेंद्र यादव सिंह के खासम खास लोगों में शुमार था और यादव सिंह का राजदार भी था। इसके अलावा अकाउंटेंट प्रदीप शर्मा की बात करें तो प्रदीप शर्मा भी यादव सिंह के नेटवर्क में खास चेहरा था। प्रदीप शर्मा को आयकर विभाग पहले भी नोटिस दे चुका है। यादव सिंह के दिए गए ठेकों में प्रदीप की संदिग्ध भूमिका थी और भुगतान को लेकर प्रदीप की भूमिका पर सवाल खड़े हुए, जिसके चलते उसे सस्पेंड किया गया है। प्रदीप शर्मा पर ठेकेदारों के कई विवादित पेमेंट्स जारी करने का भी आरोप है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यादव सिंह के पैसों का हिसाब भी प्रदीप शर्मा ही रखता था। यादव सिंह के करीबी अधिकारियों पर धीरे धीरे नोएडा अथॉरिटी के बड़े अफसर कार्रवाई करने लगे हैं। आज चेयरमैन रमारमन ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। ये वो अधिकारी हैं जो यादव सिंह के बिल्कुल करीब हुआ करते थे। रामेंद्र और प्रदीप शर्मा नाम के जो 2 अधिकारी हैं, ये टेंडरों को मैनेज करने का काम करते थे। जो भी ठेकेदार यादव सिंह से मिलने आते थे तो ये जो दोनों अधिकारी थे ये अपनी अहम भूमिका निभाते थे। इसके अलावा 2 अधिकारी और हैं जो AK गोयल हैं और MP सिंह हैं। इन दोनों के खिलाफ भी जांच चल रही है। यानी एक और जहां अब यादव सिंह के करीबियों पर भी शिकंजा मजबूत होने लगा है, तो वहीं यादव सिंह के प्लॉट आवंटन के मामले में बनी जांच टीम को भी बदले जाने के आसार दिख रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी इस जांच टीम के अधिकारियों को भी बदल सकती है। जी संगम ने इस मामले में पहले ही बताया था कि जिन अधिकारियों को जांच सौंपी गई है उनकी भूमिका पहले से ही संदिग्ध है। यानी यादव सिंह के काले खेल में जो लोग भी हिस्सेदार बने थे, सहयोगी की भूमिका में थे, अब उनके लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि कार्रवाई का सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ है, उससे ये संभावना बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में यादव सिंह के नेटवर्क के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। निश्चित तौर पर सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जो नोएडा अथॉरिटी के अफसर हैं, उनकी मशीनरी में लगा जंग हट गया है और कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। देखना होगा कि जब जांच चलेगी तो और कितने अधिकारी हैं जो कार्रवाई की जद में आते हैं। नोएडा से अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। हमने आपको सिमी के 5 आतंकवादियों की तस्वीरें दिखाई जो फरार हैं। बिजनौर में बहुत ही सामान्य तरीके से मोहल्ले में रह रहे थे। अड़ोस पड़ोस के लोगों को कभी शक भी नहीं हुआ कि ये दरअसल आतंकवादी हो सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नोएडा के सेक्टर 51 में
यादव सिंह रहता रहा। अड़ोस पड़ोस को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहा, बल्कि एक समय तो उसके लिए आप सोचिए कि इस तरह के लोगों के लिए रूट तक रोके गए ताकि उनकी गाड़ियां निकल सकें। नोएडा अथॉरिटी में बतौर चीफ इंजीनियर अरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाले यादव सिंह पर आयकर विभाग का शिकंजा कसने के बाद जी संगम ने यादव सिंह से जुड़ी एक खबर आपको बताई थी और इस पूरे मामले की पड़ताल कर हर सच आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि खासकर उन लोगों की अब बन आई है जो दरअसल यादव सिंह का साथ देते थे। यादव सिंह मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि सीबीआई जांच से पूरा नेटवर्क सामने आ जाएगा। निर्मल ने यह भी कहा कि यादव को पिछली सरकार के साथ मौजूदा सरकार से भी संरक्षण मिला। उन्होंने यादव को देर से निलंबित करने पर सवाल उठाए। कल जो काम सस्पेंशन का हुआ वो और पहले होना चाहिए था। इसका मतलब सरकार का संरक्षण उस व्यक्ति के साथ रहा। उसके पीछे और भी लोगों का हाथ है, राजनीतिक हाथ है, राजनीतिक शक्तियों का हाथ है, चाहे वो पूर्व सरकार की हो और चाहे इस समय की सरकार की हो। इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि उस जांच से उन पीछे जो लोग रहे हैं जो इस व्यक्ति को संरक्षण देते थे उन तक भी उनको भी कटघरे में दिखाई देना चाहिए। हजारों करोड़ की काली कमाई करने वाले नोएडा के इंजीनियर यादव सिंह पर अब शिकंजा कसने लगा है। नोएडा अथॉरिटी ने यादव सिंह के काले कारनामों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट आयकर विभाग को दे दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह यादव सिंह के कुछ खास कंपनियों को ठेके दिलाए। इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी जी संगम के पास है। नोएडा अथॉरिटी में रहते हुए यादव सिंह ने जिन कारनामों को अंजाम दिया उसकी पूरी डिटेल अब आयकर विभाग तक पहुंच चुकी है। नोएडा अथॉरिटी ने आईटी को ठेके की जो डिटेल दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यादव सिंह ने पिछले 5-6 महीनों में लगभग 735 करोड़ के ठेके चहेतों में बांट डाले। रिपोर्ट के मुताबिक यादव सिंह ने बतौर चीफ इंजीनियर 23 जून 2014 से 1 दिसंबर 2014 तक सिर्फ सिविल यूनिट में 533 ठेकों का अनुबंध किया। ये सभी ठेके वर्क सर्किल 1 से 10 में हुए, जिसकी वैल्यू लगभग 735 करोड़ रुपए है। इसका विवरण यादव सिंह के बंगले से बरामद हुई डायरी में दर्ज है। बताया जा रहा है कि इसमें कमीशन की बात भी लिखी गई है कि कमीशन की रकम किसके माध्यम से कहां तक पहुंची है। नोएडा के धनकुबेर इंजीनियर यादव सिंह के काले कारनामों के राज लगातार खुल रहे हैं। यादव सिंह के मामले पर आयकर विभाग को नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है। 500 पेज की इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी जी संगम के पास है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसी कंपनियों को ठेका दिया गया जो नियमों पर खरी नहीं उतरती। 100 से 150 कंपनियों को बार बार ठेके दिए गए। एक ही कंपनी को 10 बार ठेके दिए गए। नोएडा की कई सड़कों को बनाने के लिए 6 महीने में 6 बार टेंडर जारी किए गए। इस रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि यादव सिंह के कुछ खास कंपनियों के साथ किस तरह मधुर संबंध थे। इन कंपनियों को ठेके देने में यादव सिंह अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करता था। खास बात यह है कि यादव सिंह के फैसले को पलटने की हिम्मत न तो उसके नीचे बैठे अफसरों में थी और न ही ऊपर बैठे अफसरों में। अथॉरिटी में होता वही था जो यादव सिंह चाहता था। बहरहाल अब नोएडा अथॉरिटी के अफसर भी हैरान हैं कि आखिर ऐसी कंपनियों को ठेका कैसे दिया गया। बताया जा रहा है कि इन ठेकों के आवंटन के बदले यादव सिंह ने 30 से 40% कमीशन के तौर पर वसूला था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही आईटी विभाग और नोएडा अथॉरिटी आगे की जांच पड़ताल करेंगे। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, नोएडा। जी संगम ने बहुचर्चित नोएडा फार्म हाउस घोटाले की परतें भी खंगाली हैं और ये पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर कैसे
इस घोटाले में सब साफ बच के निकल गए। दरअसल यादव सिंह ने अपने चहेतों को फायदा देने के लिए कानून के लूपहोल्स का भी फायदा उठाया। देखिए पूरा मामला। नोएडा फार्म हाउस घोटाला, 1976 एक्ट का उठाया गया फायदा, कौड़ियों के दाम बेचे गए फार्म हाउस। साल 2011 में यादव सिंह ने नोएडा में 10-10 हजार वर्ग मीटर के फार्म हाउस बांटने का खेल किया था, जिसमें कुल 152 लोगों को फार्म हाउस बांटे गए। कौड़ियों के दाम बांटे गए इन फार्म हाउसेस को यादव सिंह ने अपने चहेतों को दिए। इनमें यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता के पार्टनर राजेंद्र और नम्रता मनोजा का नाम भी है। मैकोन इंफ्राटेक नाम से प्लॉट लेकर उसे न्यू एरा सॉल्यूशन को ट्रांसफर कर दिया गया। इस कंपनी में नम्रता मनोजा के अलावा अनिल पेशावरी और पूनम गुप्ता डायरेक्टर थे। यादव सिंह के चहेते दीपक बंसल की एसडीएस इंफ्राटेक को भी सेक्टर 165 में 2 फार्म हाउस दिए गए। मायावती के भाई आनंद की पत्नी के नाम पर भी फार्म हाउस दिए गए। मामले की शिकायत लोकायुक्त तक पहुंची तो सभी को नोटिस दिया गया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। देखिए, मैंने जिन लोगों को एक से ज्यादा फार्म हाउस मिले थे उनको सबको नोटिस दी, उनके सबके पेपर्स देखे, उनकी बैलेंस शीट देखी, उन्होंने पेपर दाखिल किए तो उनको देखा। जिन 151 लोगों को नहीं मिले थे उन सबको नोटिस दी। इसके अलावा पब्लिक नोटिस दी। पब्लिक नोटिस में उन लोगों को नोटिस दी मैंने इंडिविजुअल कि जिन्होंने हाईकोर्ट में राष्ट्रपति जी के सामने, राज्यपाल जी के सामने ये करप्शन की शिकायतें की थी कि साहब जितने का फार्म हाउस है उतने पैसा ऊपर से करप्शन रिश्वत में लिया गया है। इन सबको मैंने नोटिस दिया। दरअसल ये आवंटन 1976 के यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट की धारा 7 के हवाले से किया गया, जिसमें कहा गया है कि फार्म हाउसेस का आवंटन या तो ऑक्शन, या तो लॉटरी, या फिर अदरवाइज किया जा सकता है। इसी अदरवाइज शब्द का फायदा उठाते हुए यादव सिंह ने इंटरव्यू करके ये फार्म हाउस बांटे, जिसे चाहा उसे दिया। इसमें खास बात यह थी कि फार्म हाउस लेने वाले को सिर्फ 20% रकम तुरंत देनी थी, बाकी 10 साल की आसान किस्तों में दी जा सकती थी। यानी अगर सेटिंग हो तो कम पैसे खर्च करके भी फार्म हाउस मिल गए। लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस एक्ट में संशोधन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने आज तक इस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1976 इसका नाम है, और इसमें एक सेक्शन 7 है कि अथॉरिटीज जो हैं, सभी अथॉरिटीज के लिए हैं, नॉट ओनली नोएडा बट ऑल द अथॉरिटीज इन यूपी, कि वो अथॉरिटीज अपनी लैंड का डिस्पोजल कैसे करेंगे, बाई सेलिंग करेंगे या बाई लीज करेंगे, 2 ही तरीके हैं। और उसके मोड क्या होंगे वो उसमें दिया है, बाई अलॉटमेंट, बाई ऑक्शन और अदरवाइज। तो ये अदरवाइज शब्द जो है वो करप्शन की जड़ है। अदरवाइज को निकाल देना चाहिए और मोड निर्धारित कर देने चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में आसपास की जमीन की दरों से भी काफी कम कीमत पर ये फार्म हाउस बांटे गए। अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए यादव सिंह ने कानून से मिली छूट का भी खूब फायदा उठाया। नोएडा फार्म हाउस घोटाले की जांच से तमाम उसके करीबी सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि अर्बन प्लानिंग बिल्डिंग डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा 7 में ये इजाजत है कि नोएडा अथॉरिटी जिसे चाहे फार्म हाउस उसे अपनी मर्जी से दे सकती है। यही वजह रही कि इस घोटाले की जांच में कोई भी फंसा नहीं और जिन 152 लोगों को प्लॉट दिए गए थे उनके प्लॉट बरकरार रहे। हैरानी इस बात की है कि 1976 के बने इस एक्ट में 2014 तक संशोधन करने की याद किसी सरकार को नहीं आई। लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में भी ये कहा है कि इस एक्ट की जो धारा 7 है उसको संशोधित किया जाए, वरना भ्रष्टाचार का ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ।